एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे एवरीथिंग अबाउट वल्चर्स इन लेस देन 10 मिनट्स. And when I say everything, what I mean is whatever is relevant for this year's prelims. और इस डिस्कशन को हम डिवाइड करेंगे 4 हेड्स में. पहले हम बात करेंगे वल्चर्स के बारे में, उसकी कितनी स्पीशीज़ इंडिया में मिलती हैं, ओल्ड वर्ल्ड वल्चर, न्यू वर्ल्ड वल्चर में क्या फ़र्क है, उनका IUCN स्टेटस क्या है. देन वल्चर्स का रोल इन एन इकोसिस्टम एंड कल्चरल एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस एसोसिएटेड विद वल्चर्स. देन थ्रेट्स स्पेशली ड्यू टू डिक्लोफिनैक, क्या इफ़ेक्ट्स आते हैं, व्हाट इज़ फेटल फॉर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वल्चर्स. एंड फाइनली कॉन्जर्वेशन मेजर्स, चाहे इंडिया के कॉन्जर्वेशन मेजर्स की बात करें as well as the conservation measures that the world is taking to save vultures. तो ये 4 हेड्स में हमने पूरे लेक्चर को डिवाइड किया है. तो आइए शुरुआत करते हैं. देखिए, जब भी हम वल्चर्स की बात करते हैं ना, एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि किसी टाइम पे ना इंडिया में वल्चर्स की पॉपुलेशन 4 करोड़ या फिर 40 मिलियन या फिर 400 लाख थी और 2007 में वो सिर्फ 1 लाख रह गए. इतनी तेज़ी से एनिमल वर्ल्ड में कोई भी स्पीशीज़ का लॉस नहीं हुआ है. नंबर्स कम हुए हैं और हो भी रहे हैं बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, बिकॉज ऑफ डिजीजेस, बिकॉज ऑफ एपिडेमिक्स. We are losing biodiversity, but this at this rate that is unprecedented. तो ये बहुत बड़ी बात है. इसको ये इमेज भी एग्जेम्पलीफाई करती है कि किसी टाइम पे ना इतनी सारी वल्चर्स हमें एक साथ देखने को मिल जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है. अब अगर हम वल्चर्स की बात करें तो वी कॉल देम ऑब्लिगेट स्कैवेंजर्स. स्कैवेंजर्स का मतलब क्या होता है? दैट दे फीड ऑन द डिकेइंग फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स and they are obligate scavengers. मतलब the only mode of nutrition for the vultures is scavenging. जैसे आपने सुना होगा ना, obligate parasites भी होते हैं, मतलब कि वो सिर्फ उनका mode of nutrition सिर्फ parasitic ही है. So that is what obligate means, सिर्फ. और इनका सबसे important significance ये है because they do scavenging, so they help to keep the environment clean. अब इंडिया में अगर मैं वल्चर्स की बात करूं तो इंडिया में 9 स्पीशीज़ मिलती हैं, दुनिया भर में 23 स्पीशीज़ मिलती हैं वल्चर्स की. अब इन 9 स्पीशीज़ में से कुछ विंटर बर्ड्स हैं, मतलब वो कुछ टाइम के लिए ही इंडिया आती हैं, और कुछ रेजिडेंट बर्ड्स हैं, मतलब वो इंडिया में ही रहती हैं. अब हमारे लिए 3 स्पीशीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है वाइट रम्पेट, इसको ओरिएंटल वाइट बैक्ड वल्चर भी कहा जाता है. और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि डिक्लोफिनैक ड्रग ने सबसे ज़्यादा इस वल्चर की पॉपुलेशंस को इफेक्ट किया था बिकॉज इट इज़ मोस्ट सेंसिटिव टू द ड्रग डिक्लोफिनैक कंपेयर टू स्लेंडर बिल्ड और इंडियन वल्चर या लॉन्ग बिल्ड. अगर हम कहते हैं कि 99% पॉपुलेशन गिरी थी वाइट रम्पेट वल्चर की, तो इन दोनों की 97 ही गिरी थी. जो बाकी वल्चर्स हैं ना, उन पे इतना इफेक्ट नहीं हुआ क्योंकि कुछ माउंटेन रीजन में ही रहती थी. स्पेशली जो विंटर बर्ड्स हैं वो माउंटेन रीजन में ही आके ब्रीड करती थी, और माउंटेनस रीजन में आपको पता है इतना डिक्लोफिनैक यूज़ नहीं होता. कुछ जो वल्चर्स है उनकी बीक बहुत थिक है, उनका मोड ऑफ फीडिंग डिफरेंट था, जिसकी वजह से डिक्लोफिनैक ड्रग का उनके ऊपर इतना इफेक्ट नहीं हुआ. लेकिन ये 3 जो स्पीशीज़ है, सबसे ज़्यादा डिक्लोफिनैक ने इनको इम्पैक्ट किया. इनके नंबर्स काफ़ी नीचे चले गए और ये तीनों क्रिटिकली इंडेंजर्ड है IUCN, और इंडिया में बात करें तो शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में आती हैं. उसके बाद एक रेड हेडेड वल्चर भी है जिसका IUCN स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, लेकिन वो शेड्यूल 4 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में आती है, एंड इट इज ऑल्सो फाउंड इन इंडिया. बिसाइड्स वी हैव हिमालयन ग्रिफॉन, ऑल्सो नोन एज हिमालयन वल्चर. ये नियर थ्रेटेंड है, ठीक है. IUCN इज नियर थ्रेटेंड, प्रोबेबली द बेस्ट IUCN स्टेटस amongst all, and Egyptian vulture is endangered. तो वो आप EE से याद कर सकते हो. सो अगर मैं आपको टेबल दिखाऊं तो ये है. So mostly we have resident birds only 3 Eurasian, Himalayan and Cinereus, they are winter birds, right? And ये यहाँ पर critically endangered है. Mostly हमारे पास critically endangered में वो 3 सबसे important है, और उसके अलावा red headed. Then अगर मैं Himalayan की बात करूँ, Cinereus की बात करूँ या bearded की बात करूँ, वो सब near threatened है. Then Eurasian is least concerned and Egyptian is endangered. उसके बाद old और new world vulture में क्या फ़र्क है? old world vulture कहाँ मिलती है? अफ्रीका, एशिया और यूरोप में, और न्यू वर्ल्ड मिलती है अमेरिकाज में, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका. ऑब्वियसली स्पीशीज डिफरेंट होंगी, सब कुछ डिफरेंट होगा, बट बेसिक क्लासिफिकेशन ये है.
उसके बाद इनका रोल क्या है, जैसे कि मैंने बताया ये स्कैवेंजिंग करते हैं अगर हम इकोसिस्टम में बात करें। उसके बाद ये मोस्ट एफिशिएंट स्कैवेंजर्स, नॉट जस्ट स्कैवेंजर्स, एफिशिएंट स्कैवेंजर्स। इसका क्या मतलब है कि ये कुछ ही मिनटों में एक अच्छा खासा एनिमल को दे रिड्यूस इट टू बोन्स, तो काफ़ी जल्दी स्कैवेंजिंग कर लेते हैं। एंड इन फैक्ट दे आर द डेड एंड फॉर पैथोजेंस ऑल्सो। अब आपको पता है जो एनिमल के केसेस हैं उनमें हो सकता है वायरस हो, बैक्टीरिया हो, तो एक तो वो वायरस और बैक्टीरिया इनको इफेक्ट नहीं करते और इनके मेटाबॉलिज्म में वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। तो एक तरह से इन्वायरमेंट को बहुत अच्छे से क्लीन रखने के लिए दीज वल्चर्स आर रिस्पॉन्सिबल, सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंटिंग द आउटब्रेक ऑफ एपिडेमिक्स। अब जब इनका नंबर कम हुआ ना, कंसिडरेबली कम हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो फेरल डॉग्स और रॉडेंट्स दे टुक ओवर द जॉब ऑफ स्कैवेंजिंग। अब उनके साथ क्या प्रॉब्लम है कि दे आर ऑल्सो कैरियर्स ऑफ डिजीज। आपको पता है डॉग्स को रेबीज हो जाता है, रॉडेंट से एंथ्रैक्स वगैरह फैलता है, एनिमल से भी एंथ्रैक्स फैलता है। तो बेसिकली ये जो एनिमल्स है ना, दे एक्ट एज कैरियर्स ऑफ दीज एपिडेमिक्स अनलाइक वल्चर्स विच आर डेड एंड फॉर दीज पैथोजेंस। तो स्कैवेंजिंग वो भी कर रहे हैं लेकिन उनसे बीमारियां फैलने का डर है और इतनी एफिशिएंट स्कैवेंजिंग वो नहीं करते, इतनी जल्दी स्कैवेंजिंग वो नहीं कर पाते। उसके बाद कल्चरल सिग्निफिकेंस पारसीज के साथ एसोसिएटेड है, जो कि ये फील करते हैं कि डेड बॉडी को जलाना या दफनाना नहीं चाहिए क्योंकि अर्थ, एयर एंड फायर दे आर वेरी वेरी जिसे कहते हैं ना प्योर। तो इसलिए उनके हिसाब से अगर कोई मर जाता है, द ओनली वे टू रीच हेवन इज व्हेन देयर बॉडी स्कैवेंज्ड बाय दीज वल्चर्स, और उसके लिए दे हैव बिल्ट टावर्स ऑफ साइलेंस। राइट, अब थ्रेट्स पर आते हैं। सबसे बड़ा थ्रेट है पेन किलर डिक्लोफेनाक, विच इज़ अ नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, जो कि यूज़ होता है टू ट्रीट पेन, टू ट्रीट फीवर, स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन। और एनिमल्स में, कैटल में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अभी बैंड है फॉर वेटनरी यूज़ इन इंडिया, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। अभी भी इलीगली फिर भी यूज़ होता है बिकॉज इट्स अ ओवर द काउंटर ड्रग, बहुत इजीली मिल जाता है, सस्ता है, कोई पूछना नहीं है आपको किस लिए ये चाहिए। एनीवेज, अब जो डिक्लोफेनाक है, जैसे पहले एनिमल को दिया जाता था, एनिमल को कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है इसलिए आपने उसको डिक्लोफेनाक दे दिया। अब सपोज वो एनिमल विद इन 72 आवर्स ऑफ कंज्यूमिंग द डिक्लोफेनाक वो मर गया, ठीक है। अब उसकी बॉडी में डिक्लोफेनाक है, तो जब वल्चर उस पर फीड करेगी ना, तो वल्चर की भी इवेंचुअली डेथ हो जाती है ड्यू टू किडनी फेलियर। अब ये क्यों होता है? क्योंकि जो डिक्लोफेनाक है ना, उसको वल्चर्स मेटाबोलाइज नहीं कर पाती, वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू यूरिक एसिड। अब ये यूरिक एसिड क्या करता है, डिपॉजिट हो जाता है उनकी इंटरनल ऑर्गन्स में, ठीक है, ब्लड में चला जाता है, जिसकी वजह से उन्हें एक बीमारी हो जाती है विच इज़ नोन एज विसरल गाउट। और विसरल गाउट की वजह से इवेंचुअली क्या होता है, किडनी फेलियर एंड द वल्चर्स दे डाई। इसमें ना एक सिम्टम भी देखने को मिलता है, दैट इज नोन एज नेक ड्रूपिंग, ठीक है, जिसको थैनाटोसिस भी कहते हैं। अगर आपके पास ये इमेज है आप देख सकते हैं। सो इसमें क्या होता है, वल्चर्स जस्ट बिफोर देयर डेथ दे यूज्ड टू एग्जिबिट दिस बिहेवियर। सबसे पहले ये केवलादियो नेशनल पार्क में ये नेक ड्रूपिंग देखी गई कि वल्चर मरने से पहले ना दे यूज्ड टू ड्रूप देयर necks and they used to walk like this and then they used to die. So neck drooping was also a symptom of your diclofenac poisoning, or you can say visceral gout, right? अब उसके बाद ना एक और ड्रग है एसिलोफेनाक। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये ना कुछ वाटर बफलोज में मेटाबोलाइज हो जाता है टू डिक्लोफेनाक, ठीक है। अब अगर वाटर बफलो में ये मेटाबोलाइज हो गया और कन्वर्ट हो गया डिक्लोफेनाक में, और वल्चर ने उसको खा लिया, तो डिक्लोफेनाक जैसे इफेक्ट्स तो आएंगे क्योंकि इवेंचुअली वो डिक्लोफेनाक तो बन गया। तो इस ड्रग को भी बैन करने की बात हो रही है। ये भी टॉक्सिक है टू वल्चर्स, और ये कैटल में या वाटर बफलोज में कन्वर्ट होता है। वाटर बफलोज आपको पता है डोमेस्टिक भी होती हैं और हमारे पास वाइल्ड भी होती हैं। वाइल्ड वाटर बफलोज का IUCN स्टेटस इंडेंजर्ड है, और अगर आपको याद हो काजीरंगा में ये मिलती हैं। काजीरंगा में दे आर पार्ट ऑफ बिग 5। बिग 5 में क्या क्या आता है, टाइगर, एलिफेंट, इसके अलावा हमारे पास वन हॉर्न्ड राइनो आता है, स्वॉर्म डेयर आता है, और वाटर बफलोज आती हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल्स हैं ये, और इनमें ये डिक्लोफेनाक में मेटाबोलाइज हो जाता है। उसके बाद और ड्रग्स की अगर मैं बात करूं तो कीटोप्रोफेन विच इज़ ऑल्सो अ नसेट, दिस इज़ ऑल्सो अ नसेट, डिक्लोफेनाक इज़ ऑल्सो अ नसेट, और उसके अलावा फ्लूनिक्सिन, ठीक है, नीमोसिलाइड, कार्पोप्रोफिन, ये सब जो ड्रग्स है दे आर टॉक्सिक टू वल्चर्स। इनफैक्ट इनमें से डिक्लोफेनाक, कीटोप्रोफिन, एसिलोफेनाक, नीमोसिलाइड, दीज आर द 4 ड्रग्स विच आर नोन एज फेटल 4, ठीक है। उसके अलावा फ्लूनिक्सिन ये अफ्रीका में यूज़ होता है, कार्पोफेन
ठीक है, ये भी ड्रग्स है। कभी आपको प्री में क्वेश्चन आ जाएगा कौन से ड्रग्स टॉक्सिक है, तो हमारे पास ये लिस्ट है। तो फिर वल्चर्स को के लिए एनिमल्स को तो हमें ठीक करना ही है, ठीक है। अगर उनको पेन हो रही है तो उन्हें तो कोई ड्रग देना ही है पेन के लिए, तो उनको हम मिलेक्सिकैम दे सकते हैं, विच इज़ ऑल्सो अ नसेड बट इट इज़ नॉट टॉक्सिक टू वल्चर्स लाइक लेट्स से डिक्लोफेनाक और निमोसिलाइट इज। उसके अलावा टॉलफिनमिक एसिड भी दे सकते हैं। दीज आर सेफ ड्रग फॉर वल्चर्स। सो वी हैव 6 ड्रग्स विच आर टॉक्सिक एंड 2 विच आर सेफ, ठीक है। उसके बाद कंजर्वेशन मेजर्स पे आ जाते हैं। अब 2001 में एक वल्चर केयर सेंटर बना पिंजौर हरियाणा में, जो कि बना देखने के लिए कि क्या कॉज है, कितने नंबर्स डिक्लाइन हो रहे हैं। फिर इट वाज अपग्रेडेड टू वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर, मतलब वल्चर्स को यहाँ पे ब्रीड करवाया जाता था, कैप्टिविटी में रखा जाता था, एंड देन जो उनके जब वो बड़ी हो जाती थी, ब्रीड करते थे तो बड़े हो जाते थे वल्चर्स, देन दे वर रिलीज्ड इनटू द वाइल्ड, और ये अभी भी होता रहता है, ठीक है। अब वी हैव 9 वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर्स इन इंडिया, आउट ऑफ विच 3 आर एडमिनिस्टर्ड बाय BNHS। BNHS इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और ये सेफ का भी पार्ट है, विच इज सेविंग एशियाज वल्चर फ्रॉम एक्सटिंक्शन, दैट इज एन इंटरनेशनल इनिशिएटिव, ठीक है। और उसके अलावा हर 4 सालों में इंडिया में इन 13 स्टेट्स वल्चर सेंसस भी होता है, ताकि आपके वल्चर्स के नंबर पता चलते रहे। सो वी हैव वल्चर केयर सेंटर से शुरुआत हुई थी, VCBC में वो बन गया, 9 है, एंड वी ऑल्सो है वल्चर सेंसस। अभी 2022 में इसको कंडक्ट करने की बात हो रही थी, लास्ट 2015 में कंडक्ट हुआ था, तो काफ़ी लेट हो गया है, एट्रीब्यूटेड टू कोविड एंड अदर रीजंस। एंड लाइक आई सेड 13 स्टेट्स और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट मिलकर इसको करते हैं। 13 स्टेट्स यहाँ पर मेंशन्ड है, एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। देन वल्चर सेफ जोन बनाने की बात की जा रही है हर एक स्टेट में जहाँ पे रेमनेंट वल्चर पॉपुलेशन है। वल्चर सेफ जोन एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे कैरिकेसेस दे आर मॉनिटर्ड कि वो डिक्लोफेनाक नहीं खाते, नहीं दी गई है, उनको कोई भी वल्चर टॉक्सिक ड्रग नहीं दिया गया है, एंड दे कैन कंज्यूम दैट ईजिली। अगर मैं बैन ड्रग्स की बात करूँ तो सिर्फ वल्चर के केस में डिक्लोफेनाक ही बैंड है और कोई ड्रग बैंड नहीं है। और मोस्ट रिसेंट इज एक्शन प्लान फॉर वल्चर कंजर्वेशन 2020 टू 2025। ये जो एक्शन प्लान है अप्रूव किया गया है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ऑब्वियसली वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए काम करता है। इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड इट इज़ हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के अगेंस्ट और भी स्टैट्यूटरी बॉडीज़ है, जैसे स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ जो कि हेड कौन करेगा, CM, NTCA जो कि हेड करता है मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है। उसके अलावा सेंट्रल जू अथॉरिटी जो भी हेड करता है मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट। तो ये बॉडीज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत बनती हैं और ये सब स्टैट्यूटरी बॉडी है। उसके बाद सबसे पहले 2006 में वल्चर कंजर्वेशन के लिए एक्शन प्लान बनाया गया था, और ये जो प्लान है ना, ये मोस्टली 3 स्पीशीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करता है। ये वाली, जैसे कि मैंने आपको बताया, यही 3 स्पीशीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनसाइड एक्साइड कंजर्वेशन दोनों की बात करेगा। और जो बाकी ड्रग्स हैं नसेड्स, वो भी पहले टेस्ट होंगे वल्चर्स पे और फिर उनको अप्रूव किया जाएगा, ऐसी बात हो रही है। वल्चर सेफ जोन्स बनाने की बात हो रही है, VCBCs को एक्सपैंड करने की बात हो रही है। सो एवरीथिंग इज इंक्लूडेड अंडर दिस एक्शन प्लान। इंटरनेशनल एफर्ट्स में देखो, आपको पता ही है सेव है, सेविंग एशियाज वल्चर फ्रॉम एक्सटिंक्शन। 14 ऑर्गेनाइजेशंस का ये एक ग्रुप है और BNHS भी इसमें आता है। देन एक और इंटरनेशनल इनिशिएटिव है इंटरनेशनल वल्चर कंजर्वेशन अवेयरनेस डे। ये मनाया जाता है फर्स्ट सैटरडे ऑफ ईच सेप्टेम्बर। इस साल 3 सितंबर को मनाया गया था, और ये इनिशिएटिव है बर्ड्स ऑफ प्रे प्रोग्राम ऑफ इंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट इन साउथ अफ्रीका एंड हॉक कंजर्वेंसी ट्रस्ट इन इंग्लैंड। तो इन दोनों का ये जॉइंट इनिशिएटिव है, एंड आइडिया वही है कि वल्चर्स के बारे में अवेयरनेस जनरेट करना और उनको कंजर्व करने के लिए काम करना। सो दैट वाज एवरीथिंग रिगार्डिंग वल्चर्स विच इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड लास्टली एक छोटी सी अनाउंसमेंट है कि हमारा करंट अफेयर्स का कोर्स आप खरीद सकते हैं। अगर आप 2023 का अटेम्प्ट दे रहे हैं तो एटलीस्ट लुक एट द PDFs। इफ़ यू कांट गो थ्रू द वीडियोज़ जो कि बहुत बड़ी हैं, तो आप PDFs देखिए, मंथली कंपाइलेशंस देख सकते हैं, और इसकी वैलिडिटी इज़ अंटिल द एंड ऑफ दिस ईयर, ठीक है। इनफैक्ट अगर आप 2024 का कोर्स अभी लेते हैं तो उसकी वैलिडिटी भी नेक्स्ट ईयर एंड तक होगी, तो आपका मेंस भी हो जाएगा, तभी ये कोर्स वैलिड रहेगा। और इसमें हर एक सब्जेक्ट के करंट अफेयर्स हर हफ्ते आते हैं। यू गेट डेली एंड मंथली PDFs ऑल्सो।
एंड लास्टली, अगर आप इस साल का प्रीलिम्स दे रहे हैं तो आप हमारा प्रीलिम्स क्रैश कोर्स ले सकते हैं। अगर आप किसी सब्जेक्ट में वीक हैं तो आप सब्जेक्ट का भी कोर्स ले सकते हैं, जैसे इन्वायरमेंट का कोर्स ले सकते हैं या इकोनॉमी का कोर्स ले सकते हैं। एक सब्जेक्ट को इन लेस देन 40 आवर्स कवर किया जाता है। इट इज़ प्राइस्ड इज जस्ट 2000 रुपीज़ और कंटेंट के साथ साथ आपको MCQs भी मिलते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कोई भी कोर्स लेना तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं 1800890343। अगर इस लेक्चर में आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे प्लीज़ कमेंट्स में बताइए एंड वी विल ट्राई टू रिजॉल्व इट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ नाइस डे।